गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ही एक पार्ट है। एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरह से होती है। यदि हम किसी गैस को एक्सपेंड करेंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, यदि हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। तो इसलिए सबसे पहले हम किसको समझेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, मतलब हीट एक्सचेंज ना हो किसके? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। मतलब साफ है कि सिस्टम सराउंडिंग से ना तो कोई हीट ले और ना ही सराउंडिंग को कोई हीट दे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस dQ इज इक्वल टू जीरो। जब हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो फिर हीट या dQ इज इक्वल टू क्या होगी? जीरो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dQ is equal to du plus dw। आप क्लास 11-12 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके होंगे। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट जब ये इक्वल टू जीरो एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दिस केस dq is equal to जीरो, du plus dw और du is equal to minus dw। यह हम आपको एक बात बता दें कि सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड रखा जाता है। मतलब सिस्टम को हम परफेक्टली इंसुलेटर के संपर्क में रखते हैं जिससे कि हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। यहाँ पर जो ये निकल करके आया du क्या है? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और dw क्या है? वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस मैकेनिकल वर्क। देखिए एक बात और हम बता दें, डी हमेशा एन सी बी डी टी ये होती है। सी बी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एन चाहे हम गैस को 1 मोल लें या फिर 1 ग्राम गैस लें उसके लिए है, ये क्वांटिटी को बताती है। तो यहाँ पर ये डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क। एक बात और यहां ध्यान देनी है कि जो प्रोसेस है वो वेरी फास्ट होना चाहिए जिससे कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही ना मिले, मतलब हीट एक्सचेंज जीरो। अगर स्लो होगी तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। अब यहां पर ये बात आती है कि डी यू इज इक्वल टू माइनस डी टी। इंटरनल एनर्जी एक बात तो पक्का है कि यहाँ ये डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी ये माइनस है, ये संकेत दे रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब टेम्परेचर गिर रहा है। ये बात ध्यान देनी है कि ये डिपेंड करेगा कि वर्क किस तरह से हो रहा है। सिस्टम खुद वर्क कर रहा है या फिर वर्क सिस्टम पर हो रहा है। ये बात जानने के लिए आइए हम यहां पर पॉइंट लेते हैं। नंबर 1, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। यहां ये इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हम यहां इस पॉइंट से समझ सकते हैं। देखिए इसका मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो इसका मतलब है उसे हम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे हैं, सिस्टम खुद अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। जब खुद अपनी एनर्जी यूज करेगा तो इसका मतलब वर्क उसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन टेम्परेचर फॉल होगा क्योंकि खुद अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो उसकी होगी वो डिक्रीज होगी।
कैसी होगी? du इज डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को बाहर से कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं और सिस्टम वर्क करे, तो कहाँ से करेगा भाई? अपनी एनर्जी यूज करेगा तभी तो वर्क करेगा। वही चीज यहाँ है, जब अपनी एनर्जी यूज करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर ले लीजिए। यदि आपको खाना ना दिया जाए और ये कहा जाए कि आप कोई वर्क कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, तो क्या करेंगे आप? आपके अंदर जो एनर्जी होगी आप उसको यूज करेंगे, तो क्या होगा? एनर्जी डाउन होगी, डिक्रीज होगी आपकी। वही चीज है, वही उसी को तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी? डिक्रीज होगी। अब है दूसरा पॉइंट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब है कि वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है। तो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सिस्टम को वर्क प्राप्त हो रहा है, ना कि वो कर रहा है। तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। इन दिस केस du is equal to minus और minus dw is equal to पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी होगी? इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो du इंक्रीज, दैट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये दे रखा है आइडियल गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये भी चीज आपको समझानी है, यहाँ भी आप समझ लीजिए, लेकिन और हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये आइडियल गैस दे रखी है। देखिए, सपोज करिए कि हमने कोई इंसुलेटेड कंटेनर लिया, एक ऐसा कंटेनर है जो सराउंडिंग से इंसुलेटेड है, ना तो इसमें हीट सराउंडिंग से बाहर आएगी, इससे बाहर सराउंडिंग में जाएगी, और ना ही बाहर से इसके अंदर। इसमें आइडियल गैस भरी है। ये एक हमने इस पर पिस्टन है, समझ लीजिए। बहुत अच्छी तरह से आप ये पॉइंट भी समझ सकते हैं इससे किस तरह से, और ये भी समझ सकते हैं। ये परफेक्टली इंसुलेटेड ये कंटेनर है, जिसकी ये जो साइड ये बना हुआ है ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। इसमें जो गैस भरी हुई है वो आइडियल गैस भरी हुई है। परफेक्टली इंसुलेटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हीट का आवागमन ना हो, हीट एक्सचेंज ना हो। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचाल, हीट का कुचाल। अब मान लीजिए पहले पॉइंट पर वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी ये जो गैस है ये गैस स्वयं वर्क करेगी। इस गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब गैस यदि खुद वर्क करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस एक्सपेंड हो रही है। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। इफ गैस इज एक्सपेंडेड देन वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब गैस खुद वर्क कर रही है, उसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी जा रही है, कोई हीट नहीं दी जा रही है, वो खुद की एनर्जी यूज कर रही है। तो इस केस में वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी कैसी होगी? डिक्रीज। क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होगी, अपनी ही एनर्जी को यूज करेगी, तो इसका टेम्परेचर फॉल होगा, और टेम्परेचर फॉल होगा
तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। वही ये पॉइंट है पहला। तो ये आपके समझ में आ गया कि यदि हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस केस में गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। देखिए सेकंड पॉइंट को देख लीजिए। अब सपोज कीजिए सेकंड पॉइंट है, इफ गैस इज compressed, इसका मतलब है कि हम पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं। तो जब नीचे की ओर को पिस्टन आएगी तो गैस कैसी होगी, कंप्रेस्ड होगी। और कंप्रेस्ड होगी तो फिर इसका टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि जब पिस्टन नीचे की ओर को आएगी तो अब गैस खुद वर्क नहीं कर रही, वर्क खुद गैस पर हो रहा है। तो ये वाला सेकंड वाला ये पॉइंट है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क गैस पर हो रहा है। इस केस में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, तब डी यू इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इज इक्वल टू ये, इन दिस केस डी यू इंक्रीज। इस तरह से हमने आपको बताया, यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, और यदि गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो फिर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। चलिए एक और बात है जो हम आपको बताएं, देखिए उसको। आइडियल गैस बॉयल लॉ को फॉलो करती है। बॉयल लॉ है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन यहां पर क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो फिर यहां एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस है वो इस बॉयल लॉ को फॉलो नहीं करेगी। बॉयल लॉ को फॉलो के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर कौन से लॉ को फॉलो करती है, वो लॉ है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस लॉ को कहते हैं पॉइसन लॉ। इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस है वो इस लॉ को फॉलो करती है, वेयर गामा Cp अपॉन Cv। इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए तो इसकी जो मेन बातें हैं वो आपको बता दें एक बार फिर। देखिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq is equal to 0, process should be very fast, insulating valve du is equal to minus dw and PV gamma is equal to constant। ये है, इसके बारे में ये ध्यान देना जरूरी है। एडियाबैटिक प्रोसेस में dq is equal to 0 होती है, यानी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो इस तरह से हमने ये आपको इस एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताया। ये PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉइसन लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेट करके बताएंगे। तब तक के लिए